स्टूडेंट हम कुछ क्वेश्चन मौर्य वंश से रिलेटेड देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। तो मौर्य साम्राज्य की वो जानते ही हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने रखा था। किसको मार के? धनानंद को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 1। यार इतना मोटा कैसे हो गया, इसका से आएगा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सिंपल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो अगर भारतीय साम्राज्य पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ठीक। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें उखाड़ फेंका। तो अभी पता है धनानंद को मारे थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के नंद वंश को किस की सहायता से उखाड़ फेंका था। तो उनके जो गुरु थे, क्या नाम था? चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, ये 3 नाम थे उनका। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया था। तो धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया गया था। तो हाथी मगध वंश में यूज किया गया था। नेक्स्ट है यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये रहा। अगला है कि सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था। कह रहा है भारतीय राजा ने हराया। कौन से भारतीय राजा ने हराया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये रहा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। तो किस वर्ष में पराजित किया था? ये था 305 ईसा पूर्व में। कहीं है? ये ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था। तो सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था और उनकी बिटिया से शादी किया था जिसका नाम था हेलेना। ठीक है। अगला है किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में वही सेल्यूकस निकेटर की तरफ से आया था और उसने इंडिका बुक लिखा था। अगला है कि मेगास्थनीज कौन था। तो सेल्यूकस यूनानी राजपूत था। यूनानी राजदूत था, राजपूत नहीं था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था। तो सेल्यूकस निकेटर ने। ठीक है। कहाँ है सेल्यूकस निकेटर? ये रहा सेल्यूकस। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। तो मेगास्थनीज का इंडिका पुस्तक। कहाँ पर है मेगास्थनीज का इंडिका पुस्तक? ये रहा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज ने
किसके शासनकाल में भारत का पहला दौरा किया था? तो भारत का पहला दौरा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया था मेगस्थनीज। आके इंडिका पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है? तो ऑप्शन देख लेते हैं 12, 10 और 5 और 7। तो 7 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये रहा 7 वर्ग हैं, भारतीय समाज के 7 वर्ग हैं। वैसे तो 7 जातियाँ हैं भारत में, एक जात के भी 7 जातियाँ, पता नहीं कैसे हैं। चलो आगे देखते हैं। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? तो 30 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे मेगस्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग और अल-बरूनी और इब्न बतूता आदि द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रस्तुत किया गया था? तो सुवर्णभूमि। अगला है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त किया था? दक्कन पर विजय किसने प्राप्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और कौन प्राप्त करेगा? ये रहा ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह किस से प्रमाणित होता है? तो यह प्रमाणित होता है जो रुद्रदामन है, रुद्रदामन में जूनागढ़ अभिलेख है, तो इससे पता चलता है कि गुजरात भी चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस से बना था? तो चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना था। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो अकाल पड़ा था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे जैन धर्म से रिलेटेड थे, मतलब जैन धर्म को मानने वाले थे। जब अकाल पड़ा तो ये लोग भाग गए थे दक्षिण भारत की ओर। तो दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य भी चले गए थे, तो वहीं उनका निधन हो गया था। तो ये लास्ट टाइम कहाँ गुजारे थे? तो श्रवणबेलगोला में। अगला है निम्न में से किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला था? तो ये प्लूटार्क ने कहा था। प्लूटार्क ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है कह रहा है कि किसने अपने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया था? तो विशाखदत्त ने किया था। विशाखदत्त जो मुद्रा राक्षस बुक लिखे हैं ना, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में ही उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो ये जस्टिन ने किया है। भेंट मतलब उपहार। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? तो अभिलेखीय मुद्रण जो मिलता है वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? तो विश्वगुप्त रहा। और क्या था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, सेम ही नाम है सबका। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये रहे चाणक्य जी। लेकिन ये बुक का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन ये राजनीति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का संक्षिप्त विवरण देता है? तो
अर्थशास्त्र। कहाँ है अर्थशास्त्र? ये रहा, जो कि कौन लिखा था? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। अगला है, किस साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित है? कंटक शोधन, मौर्य साम्राज्य में कंटक शोधन। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र में दिए गए वर्णन के अनुसार अंतपाल नामक अधिकारी का क्या कर्तव्य था? तो अंतपाल नामक अधिकारी का क्या कर्तव्य था? मार्गों की सुरक्षा तथा उनका रखरखाव करना। अंतपाल, मार्गों की सुरक्षा और उनका रखरखाव। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वैसे तो पहले हम लोग छोटे छोटे थे तो कहते थे ना, हाथी घोड़ा पाल के, तो यही अंतपाल। अगला है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या कहते थे? तो घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या कहते थे? उसको कहते थे अश्वाध्यक्ष। अश्व मतलब घोड़ा और उसी का अध्यक्ष, मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य शासन के तहत सीताध्यक्ष किसके प्रभारी था? तो सीताध्यक्ष जो कृषि भूमि को सीताध्यक्ष कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? जिसका नाम, मतलब पहले मंत्री को क्या कहा जाता? राक्षस कहा जाता था। तो वही धननंद के दरबार में जो रहता था उसका क्या नाम था? अमात्य। नाम उसका अमात्य था और राक्षस मतलब मंत्री का पद था, तो अमात्य राक्षस उसका नाम था। तो इसी तरह अगला है कि समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? वो करता क्या था? समाहर्ता मतलब कि वो कर वसूलने का काम करता था, कर निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो मौर्य वंश के शासन के दौरान जिला प्रशासक जो था वही स्थानिक था। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में भूमिकर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? आयकर का स्रोत मुख्य अधिकारी कौन था? तो ये सीताध्यक्ष, जो भूमि का मालिक होता था, वही था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो उसके बाद बिंदुसार आया, तो ये पागल था, बहुत दारूबाज था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता है? तो वो बिंदुसार था, बिंदुसार बकलोल था। अगला है, बिंदुसार के शासन के दौरान कहाँ अशांति थी? तो तक्षशिला में एकदम अशांति थी। अगला क्वेश्चन है कि बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था? तो अशोक हुए थे उसके बाद। ये बिंदुसार जो है ना, अपने बाप और अपने बेटे की वजह से ही जाना जाता है, इसकी पहचान है, नहीं तो इसकी तो कोई पहचान ही नहीं है। बस यही कहा जाता है कि एक महान बाप का बेटा था और एक महान बेटे का बाप था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई अरे तो अशोक थे, सुसीम की हत्या कर दी थी, तो अशोक थे। इन्होंने 99 ब्रदर्स को अपने किल किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अशोक का शासनकाल कब से कब तक था?
तो अशोक का शासनकाल कब से कब था? तो 273 से 232 ईसा पूर्व। अब लोग बोलेंगे कि वो उल्टा कैसे चलता है, पहले जो ईसा पूर्व था ना वो उल्टा चलता ही था। 273 से 232, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों को अपने संदेश पत्थर की सतहों पर सुधवाए थे? तो अशोक ने बहुत से शिलालेख बनवाए थे अशोक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं, देखो पहले कौन कौन सत्य है। अशोक ने औपचारिक राज्यारोहण से विलंब हुआ था। 5वें शिलालेख में धम्म महात्रों की जानकारी मिलती है। अशोक बिंदुसार के समय तक्षशिला और उज्जैन का वायसराय था। अशोक बिंदुसार का छोटा भाई था, तो ये गलत बात, बिंदुसार का छोटा भाई नहीं, उसका बेटा था। बिंदुसार का बेटा था अशोक, भाई नहीं था, सुसीम का भाई था। अगला है कि अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसे नियुक्त किया था? तो धम्म महामात्र को नियुक्त किया था। 13 महान शिलालेख, इन सब की जानकारी उसी में है। अगला है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो केंद्रीकृत एकाधिपत्य, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो कलिंग का जब युद्ध हुआ तब अशोक की बुद्धि खुली कि जाने दो, मार पिटाई ये बहुत अच्छी बात नहीं है, छोड़ देते हैं। तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, तब उनको मतलब थोड़ा ज्ञान की प्राप्ति हुई, लोगों में करुणा का भाव आया उनके अंदर लोगों के प्रति। ठीक है, अगला है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए सही है, ये रहा। अगला चलते हैं, अशोक के अभिलेखों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग पर युद्ध किया था? तो 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद इसने कलिंग पर युद्ध किया था। अगला है, किस युद्ध के बाद अशोक के भौतिक अधिग्रहण की नीति को त्याग दिया? तो कलिंग का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी के बाद इनको बुद्धि काम किया था कि मार पिटाई अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? तो कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने मार करना छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस शिला राज्यादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? तो सबसे बड़ा जो शिलालेख है 13वां शिलालेख, उसी में इसकी बात कहा गया है। अगला है, सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो कलिंग का युद्ध, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो ये उपगुप्त थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पहला मौर्य शासक कौन था जिनके शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने
का प्रयास किया था। तो ये अशोक ने शिलालेखों के माध्यम से अपना संदेश फैलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था? तो अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसले ने समझा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रियदर्शी, ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में उपयुक्त भाषा कौन सी है? तो उपयुक्त भाषा जो है प्राकृतिक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है? तो ये शाहबाजगढ़ी, ये खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है, बाकी सभी प्राकृतिक लिपि में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं कि सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश को उत्तीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि प्रजा उनके अनुसार आचरण कर सके? तो ये 14 शिलालेख थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देव नाम प्रिय के रूप में जाना जाता है? तो अशोका थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक ने व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया है? तो ये मास्की शिलालेख था, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवल वह अभिलेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो रोमनदेई शिलालेख। नवा अगला चलते हैं, आठवां पहले देख लेते हैं रोमनदेई शिलालेख है कि नहीं। क्या है ये? केवल वह अभिलेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया है। तो ये कौन सा शिलालेख है देख लेते हैं, कंफ्यूजन है उनको। भारू स्तंभ, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये रहा। अगला चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राजा अशोक उल्लिखित है? तो ये कंगनहल्ली का शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला चलते हैं कि निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने का उल्लेख है? तो शिलालेख 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो ये अभिलेख 12, शिलालेख 12। इधर देखो ये 12 तो है लेकिन ये स्तंभ लेख है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? तो कितने थे? 5 थे, 5 केंद्र। ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि
अशोक की धम्म नीति मुख्य सिद्धांत क्या था? तो स्वनियंत्रण था मुख्य सिद्धांत अशोक के धम्म नीति का, मतलब अपने आप को नियंत्रित रखना। अगला है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो पहला ऑप्शन देखिए, राजा के प्रति वफादारी, ऐसा कुछ नहीं था। शांति एवं अहिंसा। धम्म शिलालेख में बड़ों का सम्मान करना, नॉन ऑफ एवं इनमें से एक से अधिक, तो ये भी सही है, ये भी सही है। राजा के प्रति वफादारी, ये भी सही है, मतलब सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक, इनमें सभी सही है। अगला है निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलती है? जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेशी नीति, इन सब की जानकारी ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या था? तो भेरी घोष का प्रचार प्रसार करना नहीं, जन धर्मांतरण का प्रचार प्रसार करना। अगला देख लेते हैं, सांप्रदायिक अवस्था, ऐसी कोई से थोड़ी के बात था। अगला है धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो इंद्रप्रस्थ जो है वो प्रांतीय केंद्र नहीं था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, राजा अशोक की बेटी का नाम क्या था? जिसे देखो जिसने क्या किया था, बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने के लिए नियुक्त किया गया था। देखो, एक ठो संघमित्रा थी उनकी बेटी, जिन्होंने बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया था। एक ठो महेंद्र थे, उनका नाम महेंद्र महेंद्र कुछ ऐसे नाम था। तो संघमित्रा कहाँ थी? ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए किस स्थान पर? तो श्रीलंका मतलब लंका, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी और अरामाइक भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषी उत्कीर्ण लेख किस स्थान पर मिलता है? मानसेहरा में, या फिर पुष्प कलावती में, या फिर शाहबाजगढ़ी में, या फिर कंधार में। तो कंधार ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ मिली है? तो ये मिली है कालसी में। अगला चलते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसने अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो ये महापात्र रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। ये ऑप्शन नंबर जस्ट 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख से नहीं है? तो सातवाहन जो है उसका उल्लेख अशोक के अभिलेख से नहीं है। अगला है, अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में एक ग्राम के भू राजस्व में रियासत का उल्लेख है? एक ग्राम का भूलेख, ऑप्शन नंबर इसमें
ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो लुम्बिनी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में 1 ग्राम भू राजस्व में रियासत का उल्लेख है? तो लुम्बिनी शिलालेख में। नेक्स्ट है कि कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? तो कालसी जो है अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया है? तो रूप चित्र जो है कंगन हल्ली में पाया गया है। इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो ये सौगौरा ताम्रपत्र है। इसमें जैसे जब भुखमरी पड़े तो यही अन्न जो भंडार था इसका यूज किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। कलिंग किस तटीय स्थान का प्राचीनतम नाम है? तो कलिंग ये तो उड़ीसा की तरफ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर मतलब बी सही हो जाएगा, ये रहा। नेक्स्ट है बराबर की पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही? बराबर पहाड़ी एक कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के शिलालेख उत्कीर्ण हैं। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों के लिए, ये तो बात सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ये सभी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। बराबर की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसने दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किस शिलालेख में कहा गया था? द्वितीय शिलालेख में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में अतविका राज्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो वंश साम्राज्य को अतविका के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के लघु शिलालेख भारत विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में अशोक के लघु शिलालेखों का खोज स्थल नहीं है? तो ये रूपनाथ जो है ये अशोक के लघु शिलालेख का खोज स्थल नहीं है, रूपनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे दक्षिण छोर पर स्थित है? तो ब्रह्मगिरी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं है? तो सांची में अशोक के शिलालेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा जो था बृहद्रथ था, दशरथ का बेटा बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था, वे राजा की हत्या कर किस नए राजवंश की स्थापना किया था? पुष्यमित्र शुंग था ना, तो शुंग वंश की स्थापना किया था। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं है? तो अशोक तो है, चंद्रगुप्त है, बिंबिसार नहीं, बिंदुसार है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि किस स्थान
में पाए गए मौर्य स्तंभ की राजधानी को सिंह राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो सारनाथ। ये रहा ऑप्शन नंबर डी, जिसे लायन कैपिटल भी कहा जाता है। तो सारनाथ को लायन कैपिटल कहा जाता है। अगला है मौर्यों द्वारा नागार्जुनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को दान दी गई थी? तो आजीविकों को दान दी गई थी। अगला है बराबर की गुफा, जो वर्तमान में भारत में मौजूद चट्टानें काटकर बनाई गई सबसे प्राचीन गुफाएं हैं। सबसे प्राचीन गुफाएं हैं। निम्न में से अधिकतर गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? तो मौर्य काल से संबंधित है। जब मौर्य काल में बनी थी तो मौर्य काल से संबंधित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं को सबसे पुरानी आजीविक रॉक गुफाएं माना जाता है? तो बराबर और नागार्जुन की गुफाएं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का काल से कुछ समय पूर्व लगभग कितने वर्ष पहले चीन ने सम्राटों ने विशाल दीवार मतलब ग्रेट वॉल का निर्माण शुरू किया था? तो 2400। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रस्तावित किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। बस इतना ही है। 100 क्वेश्चन मौर्य वंश से कंप्लीट हुआ।